हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 9वीं विषय विज्ञान के इस वीडियो में। आप सबको पता है कक्षा 9वीं आपका विज्ञान का पेपर है 6 जनवरी को, ठीक है। तो अभी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो लोग चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से आपको लगातार वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं आपकी परीक्षा के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कक्षा 9वीं विज्ञान फुल सॉल्यूशन हम देखेंगे इस पेपर का। और यहाँ पर देख सकते हैं सही विकल्प सबसे पहले पूछे गए हैं। उसके बाद हम यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर है, इनको मैं आंसर बताऊँगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका सही जोड़ी है। फिर आपका देखिए एक शब्द वाक्य में उत्तर है। ये सभी प्रश्न है, चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है बर्फ का गलनांक है, तो बर्फ का गलनांक कितना है, तो आंसर लिख लेना है 273.15 केल्विन, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई है, तो न्यूरॉन है। उसके बाद देखिए इसमें ये वाला हो जाएगा, दो या दो से अधिक समांगी पदार्थों का मिश्रण कहलाता है, बिलियन कहलाता है। उसके बाद मोमबत्ती का जलना क्या है, केवल रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। इसमें बी वाला हो जाएगा, बा वाला, ठीक है। उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, तो MgCl2, ठीक है, फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद आत्महत्या की थैली के नाम से लाइसोसोम को जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए वेग का SI मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, ठीक है। उसके बाद कोशिका की खोज किसने करी थी, तो कोशिका की खोज करी थी रॉबर्ट हुक ने, तो फर्स्ट वाला रॉबर्ट हुक हो जाएगा, ठीक है। अब हम रिक्त स्थान देख लेते हैं। रिक्त स्थान पहला है किसी वस्तु का खाली स्थान द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। किसी वस्तु का भार जो होता है द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के बल के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पर भार भर लेना है, ठीक है, किसी वस्तु का। उसके बाद देखिए कार्य करने की क्षमता को खालिस्तान कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, तो इसमें ऊर्जा आपको ये लिख लेना है दूसरे क्वेश्चन का। थर्ड देखिए हमारे शरीर में गति के लिए पेशीय ऊतक उत्तरदायी होता है, ठीक है, तो पेशीय ऊतक होता है। उसके बाद देखिए जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, कोशिका है। उसके बाद देखिए इसमें क्या है, सोडियम का प्रतीक होता है Na होता है, ठीक है, तो सोडियम का प्रतीक Na हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है टिंडल प्रभाव खालिस्तान विलयन द्वारा प्रदर्शित होता है, तो टिंडल प्रभाव जो होता है कोलाइडी विलयन जो होते हैं उनके द्वारा प्रदर्शित होता है। पौधे की पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्र जिनमें गैसों का आदान प्रदान होता है उन्हें रंध्र कहते हैं, ठीक है, रंध्र कहते हैं। स्टोमेटा भी हिंदी मतलब इंग्लिश में बोलते हैं। 1 किलोग्राम भार बराबर कितना न्यूटन होता है, तो इसमें 1 न्यूटन आप कर लेंगे। उस प्रकार देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। सही जोड़ी बनाना है, सही जोड़ी बनाना है। देखिए ब्रोमीन की आप मैच कर लेंगे अधातु से, ठीक है, तो पहले वाला का अधातु हो जाएगा। और घेंगा रोग से मैच कर लेंगे आप, घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से, ठीक है। क्लोरोफिल से आपको मैच कर लेना है पत्ती। फ्लोएम से आपको इसमें मिला लेना है, फ्लोएम होता है भोज्य पदार्थों का संवहन, ठीक है, लास्ट वाला है। और केपलर ने क्या किया था, केपलर ने ग्रहों की गति संबंधी नियम दिया, तो इसने ये केपलर से इसको मैच कर लेंगे। जाइलम जल एवं खनिज लवणों का संबंध, ऐसे याद रखिए, जा से जल, जल एवं खनिज लवणों का, ठीक है। गति का नियम, द्वितीय नियम का है, F बराबर ma, ठीक है, तो इससे मैच कर लेंगे इसको, ठीक है। सही जोड़ी होगी। एक शब्द वाक्य में उत्तर है न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी, तो न्यूट्रॉन की खोज करी थी जेम्स चैडविक ने, ठीक है। जेम्स चैडविक आपको पहले क्वेश्चन का आंसर लिख देना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है DNA का पूरा नाम क्या है, तो DNA का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। उसके बाद कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो कोशिका सिद्धांत दिया था हमारे स्लीडन और स्वान नामक दो वैज्ञानिक थे, स्लीडन और स्वान, ठीक है। चौथा प्रश्न देखिए, चौथा है स्थिर अनुपात का नियम किसने प्रस्तुत किया, तो लेवाजिए ने, ठीक है, लेवाजिए एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने स्थिर अनुपात का नियम दिया था। उसके बाद त्वरण का SI मात्रक पूछा है, तो त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखिए छठा प्रश्न है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक निकालना है, तो गतिज ऊर्जा के लिए जो व्यंजक होता है वो आपका देखिए ये गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, तो ये रहा, देखिए 1/2 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है, ये लिख लेना है आपको इसमें छठे प्रश्न में, ठीक है। उसके बाद देखिए सातवां प्रश्न है दाब का मात्रक होता है, तो दाब का मात्रक होता है पास्कल, ठीक है, पास्कल आपका आंसर इसका हो जाएगा। तो हमारे देखिए एक शब्द वाक्य में उत्तर हो गया। अब देखते हैं हम, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सभी प्रश्न देखते हैं। गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, गर्मियों में किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए और क्यों पहनने चाहिए, ठीक है। चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं, गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हम बता दें आपको, गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, देख लीजिए इसका आंसर यहाँ से हो जाएगा। गुप्त ऊष्मा की इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न इसमें पूछा है गर्मियों में किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, तो गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। देखिए गर्मियों में हमें सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि सफ़ेद या हल्के रंग का कपड़ा ऊष्मा का अच्छा परावर्तक होता है, जिससे हम ठंडापन महसूस करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें तत्व और यौगिक में अंतर लिखना है, धातु अधातु में भी 2 अंतर आपको लिखने हैं, ठीक है। तो तत्व और यौगिक में अंतर देखते हैं। तत्व और यौगिक में अंतर हमारा, चलिए ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर,
तो तत्व और यौगिक में देखिए ये रहा। तत्व क्या होता है, जब कोई रासायनिक पदार्थ एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है तो वो तत्व कहलाता है। और वह रासायनिक पदार्थ जो अलग अलग प्रकार के तत्वों से मिलकर बना होता है, परमाणु से मिलकर बना होता है, वह कहलाता है यौगिक। ठीक है, जो एक प्रकार से तत्व होता है वो अलग अलग प्रकार से बना होता है, वो होता है यौगिक। ठीक है, तत्वों को चिन्ह या प्रतीक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यौगिकों को उनके सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जो रासायनिक सूत्र होते हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि आप कोई भी यौगिक ले सकते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो क्या हो जाएगा, एक यौगिक हो जाएगा। उसमें कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है। लेकिन तत्व क्या होता है, जैसे हमने सोडियम दिखा था, Na होता है उसका प्रतीक। इस प्रकार से इसका आंसर कर सकते हैं। उसके बाद धातु और धातु में अंतर देखना है, तो धातु और धातु में देखिए ये रहा आपका धातु और धातु में अंतर। धातु सभी धातुएं चमकीली होती हैं और अधातु में कोई चमक नहीं होती है। सभी धातुएं विद्युत के और विद्युत के सूचकांक होते हैं, मतलब सुचालक होते हैं। ठीक है, इसमें सुचालक आपको लिख लेना है यहाँ पर, सुचालक। ठीक है, सुचालक, ये कुचालक होते हैं। ठीक है, जो अधातु होती हैं कुचालक होती हैं। धातुएं कठोर होती हैं जबकि अधातुएं भंगुर होती हैं। भंगुर मतलब जिसे हम आसानी से तोड़ सकते हैं। उसके बाद देखिए इसमें अगला प्रश्न है, टिंडल प्रभाव क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, टिंडल प्रभाव क्या है। तो इस प्रश्न का आंसर चलिए हम देख लेते हैं। ये रहा टिंडल प्रभाव। ठीक है, जब प्रकाश की किरण पुंज ऐसे सूक्ष्म कणों से टकराता है तो उस किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। इन कणों में विशेष प्रकाश परावर्तित होकर हमारे पास पहुंच जाता है। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर आप कर सकते हैं। अगला देखिए, भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के उदाहरण लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 7 का अथवा है। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। रासायनिक परिवर्तन जैसे कि लोहे पर जंग लगना, अगरबत्ती का जलना, दूध का फटना। ठीक है, लोहे पर जब जंग लग जाती है तो वो रासायनिक परिवर्तन है। मतलब उसमें कई प्रकार मतलब प्रोसेस होती है। मतलब CO2 के संपर्क में आने से, ऑक्सीजन के मतलब नमी के संपर्क में आ जाने से जो लोहा है वो जंग बना लेता है। ठीक है, और ये पूरी रासायनिक प्रक्रिया होती है, इसलिए लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। अगरबत्ती का जलना भी एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि देखिए वो जलेगी तो फिर वो यहाँ पर हमें विसरण की विधि द्वारा हमारे पास तक आ जाती है। ठीक है, और ये सब जलना इस प्रकार से जो है ये रासायनिक हो जाएगा। दूध का फटना, ठीक है, ये रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि अब दूध फट गया तो उसको हम वापस तो नहीं कर सकते ना। इस प्रकार से भौतिक परिवर्तन जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ को हम पानी में बदल सकते हैं, पानी को बर्फ़ बना सकते हैं, तो ये भौतिक हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से भौतिक परिवर्तन हो जाएंगे। जैसे कागज़ का टुकड़ा लिया, उसको अपने फाड़ दिया, ठीक है, तो ये भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, तो उसको हम चिपका के वैसे भी बना सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। उसके बाद भौतिक और रासायनिक हो गए। अब यहाँ पर देखिए रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की 2 कमियां लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, रदरफोर्ड के जो परमाणु मॉडल है उनकी 2 कमियां लिखना है। तो इसकी कमियां आप यहाँ से देख सकते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की पहली कमी है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की मुख्य कमी यह थी, मुख्य कमी क्या थी, मुख्य कमी यह थी कि इससे परमाणु के स्थायित्व का पता नहीं चलता। ठीक है, और दूसरा है कि रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग से परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बारे में कोई ज्ञात नहीं, मतलब जानकारी प्राप्त नहीं होती। तो 2 इस प्रकार से लिख सकते हैं। तीसरा भी चाहें तो लिख लेना। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, समस्थानिक तथा संभारक में अंतर लिखना है। तो प्रश्न 8 है हमारा, अथवा वाला है इसमें। तो समस्थानिक संभारक में अंतर हो जाएगा। देखिए समस्थानिक क्या होते हैं, इसमें परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार अलग अलग रहता है। एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक तो समान रहता है लेकिन परमाणु जो भार होते हैं वो अलग अलग होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, उनको आपको याद रखना है। ठीक है, जो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। ठीक है, यदि पूछे तो लिखना। वैसे समस्थानिक संभारक में अंतर लिखना है। तो इसमें क्या करेंगे, संभारक क्या होते हैं, इसमें परमाणु क्रमांक अलग अलग तथा परमाणु भार समान होते हैं। ठीक है, इसमें उल्टा हो जाएगा इसका। ठीक है, इसमें होता है परमाणु क्रमांक समान, इसमें होता है परमाणु क्रमांक, इसमें होता है अलग अलग और परमाणु भार होता है समान। ठीक है, इन तत्वों के रासायनिक गुण समान होते हैं, इन तत्वों के रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। इनमें प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, इनमें अलग अलग होती है। इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, परमाणु संख्या से क्या आशय है। प्रश्न 9 है हमारा, और संयोजकता किसे कहते हैं। ठीक है, तो परमाणु संख्या यहाँ से हो जाएगी आपकी। देखिए रसायन विज्ञान एवं भौतिकी में सभी तत्वों का अलग अलग परमाणु क्रमांक है जो एक तत्व के दूसरे तत्व से अलग करता है। ठीक है, एक तत्व को दूसरे तत्व से अलग करता है। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक किसी तत्व के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। मतलब जैसे सोडियम है, सोडियम का जो परमाणु संख्या होती है वो कितनी होती है, Na उसको लिखते हैं सोडियम, उसकी परमाणु संख्या होती है 11 है। तो इसमें आपकी जो प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगी वो भी कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पर, संयोजकता किसे कहते हैं। ठीक है, तो प्रश्न 9 का अथवा वाला है संयोजकता। तो इसका आंसर चलिए हम देख लेते हैं, संयोजकता क्या है। ठीक है, तो संयोजकता आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए तत्वों के परमाणुओं के परस्पर संयोजन करने से क्षमता को, परस्पर संयोजन करने की क्षमता को संयोजकता कहा जाता है। किसी भी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही संयोजकता कहलाती है। ठीक है, जैसे कार्बन है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो उसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से याद रखिएगा आप। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, रक्त के 2 कार्य लिखना है, जाइलम और फ्लोएम में 2 अंतर लिखना है। तो प्रश्न 10 है। ठीक है, रक्त के कार्य लिखना है, जाइलम फ्लोएम में अंतर लिखना है। तो प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर चलिए देख लेते हैं। ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 10, रक्त के 2 कार्य जाइलम और फ्लोएम में
अंतर। तो रक्त के कार्य यहाँ से हो जाएंगे जाइलम फ्लोएम में अंतर भी, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर रक्त के दो कार्य। पहला है रक्त वह तरल पदार्थ या द्रव है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। यह पाचित भोजन के क्षुद्रांत यानी छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है, ठीक है। पाचित भोजन के क्षुद्रांत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है, ठीक है। जो इस प्रकार से रक्त के दो कार्य हो जाते हैं। और एक कार्य और आप लिख लेना ताकि आपको दो तो याद करना ही है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर से कोशिकाओं तक ले जाता है। इस प्रकार से हो जाएंगे यहाँ तक, ठीक है। साथ ही आपको एक प्रश्न और मैं बता रहा हूँ, जंतु कोशिका पादप कोशिका में अंतर जरूर करना है, ठीक है। ये वाला हमारा जंतु कोशिका पादप कोशिका में ये दोनों अंतर हैं, इसको भी आप कर लेना। उसके बाद देखिए अथवा में इसमें पूछा है कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर लिखना है। तो जाइलम और फ्लोएम में जो अंतर हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके यहाँ से, ठीक है। तो ये रहा, देखिए जाइलम और फ्लोएम में अंतर है, प्रश्न 16 है, ठीक है। प्रश्न 16 है तो इसमें लिखेंगे वह स्थायी, मतलब यह स्थायी और जटिल ऊतक है। इसका निर्माण चालनी नलिकाओं, सह कोशिकाओं, फ्लोएम मूर्तिका तथा फ्लोएम रेशों में होता है। तो इस प्रकार से इसका अंतर जाइलम और फ्लोएम में आप कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ तक हमने सभी प्रश्न देख लिए। अब आगे की जो प्रश्न है, ठीक है, पादप कोशिका जंतु कोशिका में दो अंतर लिखना है। तो मैंने बताया ना आपको पादप कोशिका जंतु कोशिका, ये वाला देख लीजिए। पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर ये हो जाएगा आपका, इसमें दो अंतर हैं, ठीक है। आकार में ये बड़ी होती है और जंतु कोशिका बड़ी होती है, जबकि पादप कोशिका जो है आकार में पादप कोशिका जंतु कोशिका से बड़ी होती है। मतलब पादप कोशिका आप देख सकते हैं बड़ी होती है, जब जंतु कोशिका जो है छोटी होती है। ये सेलुलोज से बनी हुई कोशिका भित्ति इसमें उपस्थित होती है पादप कोशिका में। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। तो दो अंतर इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है कि न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाना है, ठीक है। प्रश्न 11 है, न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाना है। तो न्यूरॉन ये होता है, ठीक है, तंत्रिका कोशिका है वही न्यूरॉन है। इस प्रकार से इसको बना सकते हैं आप, ठीक है, या फिर इस प्रकार से बना सकते हैं, खड़े में बना सकते हैं, जैसा बनाना चाहें। तो ये न्यूरॉन का चित्र हो जाएगा, ठीक है। इसमें डेंड्राइट्स को दर्शाना है, केंद्रक इसका दर्शा देना है, कोशिका, ये आपका डेफिनेटली 100% सभी जिलों में आपका आएगा न्यूरॉन का चित्र, ठीक है। इसको कर लेना, आप जरूर करना, न्यूरॉन का चित्र आता ही है। उसके बाद देखिए आगे के जो प्रश्न है मैं पार्ट 2 में, मतलब पार्ट 3 में बताऊँगा, पार्ट 2 तो ये है ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। और सब्सक्राइब करना, साथ ही टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। इसका PDF डाउनलोड करना है तो वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से इसका PDF भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगले वीडियो में मिलते हैं।